खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त ख़ास कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रोग्राम हमारा स्पेशल ट्रांसमिशन ख़ास मुलाकात। और आज की ख़ास मुलाकात में ख़ास बात होने जा रही है। बात जम्मू कश्मीर की होगी। मौजूदा हालात किस तरीके के हैं, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिका रियासत की आखिरी खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जो हालात इस वक्त हैं, क्योंकि दिल्ली बैठे जब हम देखते हैं तो ऑल इज़ वेल का एक नारा हमें सुनाई देता है। अखबार के कॉलम्स पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी बनक लगती है। चूँकि अब आप फ्रेशली वहाँ से आए हैं तो सिचुएशन आउट ऑफ टर्न क्या कुछ है, किस तरीके के हालात हैं? हालात तो बहुत ख़राब हैं। 2019 से जो एक शुरुआत हो गई है, पहले तो हमारी जो शनाख्त है उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे जॉब्स हैं, हमारी ज़मीन है, हमारे मिनरल्स हैं, उनको आउटसोर्स तो किया ही किया गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। सर पे छत बची थी गरीबों के, या किसी ने छोटी सी दुकान कोई खोली थी, अपना वो लाइवलीहुड उससे कमा रहा था, रोज़गार कमा रहा था। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि ये जो बुलडोज़र यूपी में था तो कोई दर्जनों के हिसाब से कश्मीर पहुंचाए गए, और जो सामने आता है, क्योंकि कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, आपके पास कागज़ हैं वो नहीं देखा जाता। यानी 2019 से पहले जिन कानूनों के तहत हमारे पास ज़मीन थी, हमारे पास घर था, आज उन तमाम कानूनों को रद्द किया जाता है। और उसके साथ हमारे जीने का, हमारी एग्जिस्टेंस का, हमारा वजूद ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा गरीब फंस रहे हैं। कहने को तो ये कहते हैं हम अमीरों के ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं, पर अगर आप ज़मीन पे देखेंगे, गांव है, देहात है, श्रीनगर में जो एरियाज़ हैं जैसे पातशाही बाग है, जैसे महजूर नगर है, जो बहुत गरीब बस्तियाँ हैं। इसी तरह गाँव में मैं देख रही थी, कन्यलवन का मैं हाल देख रही थी क्या है। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गरीब लोग हैं, जिनके पास 5 मरले 6 मरले ज़मीन है, उनके घर उजाड़े जाते हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जाती हैं। तो लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी को मालूम था कि 2019 के बाद सब ठीक हो जाएगा, कश्मीरी लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो लगता है ऐसा हुआ नहीं। कश्मीरी लोगों की जो विल पावर है, वो तोड़ नहीं सके। दो चीज़ें इसमें मैडम बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूँकि आप चेयर पर बैठी हैं, आप चीफ मिनिस्टर रही हैं उस स्टेट की जो 2019 से पहले थी, और आखिरी चीफ मिनिस्टर आप है यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की जो था, अब 2 हिस्सों में हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है, कहा जा रहा है कि ये जो ड्राइव चलाई जा रही है जी, ये कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत चलाया जा रहा है। और दूसरा ये कि जितने भी नाम हो सकता है, छोटे नाम है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटों के नाम सामने आ रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स और एमएलएज के नाम को पिन पॉइंट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देखिए ये हज़ारों कनाल ज़मीन तो इन्होंने इलीगली ली थी। देखिए, कानून कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। अगर आपने कानून के तहत, मैंने देखा एक लिस्ट चल रही है, उसमें शंकराचार्य को भी दिखाया है कि जो शंकराचार्य का मंदिर है वो भी गवर्नमेंट लैंड पे है, राजभवन गवर्नमेंट लैंड पे है, बीबी खंड गवर्नमेंट लैंड पे है। तो उसको तोड़े ना पहले, गरीब के घर को तोड़ने से पहले। और अगर आपके पास कागजात हैं, अगर आपको 2019 से पहले जो कानून थे हमारे, आप जानते हैं कि घास चराई पे गाँव वालों का हक होता है, कम्युनिटी का हक होता है, उसको कैसे सरकार क्लेम कर सकती है? और जो स्टेट लैंड है वो तो लोगों की होती है। अगर मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों को सबको एनक्रोचर ये करार दे रहे हैं। जिस तरह से इनका बुलडोज़र चल रहा है, वो ये नहीं है कि किसी अमीर, किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई ज़मीन, अमीर तो इन्फ्लुएंशियल, हम ये माने कि जो स्टेट को रिप्रेजेंट करना था, जो अमीर है वो तो कोर्ट चला जाएगा, उसको तो कोर्ट से रिलीफ मिल ही जाएगा। मगर जो गरीब है वो क्या करेगा बेचारा? वो कौन से कोर्ट में, वो कौन सी अदालत में जाएगा? उसके पास खाने के लाले पड़े हैं। मेरा ये मानना है कि बीजेपी वाले चाहते हैं, जिस तरह हमारे पूरे मुल्क में लोग पाइप्स में सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, और जम्मू कश्मीर में अल्लाह ताला की ये रहमत थी कि हमारे लोगों के सर पे छत थी, वो उनसे वो छत छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे लोग खुदा ना खास्ता भीख मांगने के लिए आ जाएं, और फिर ये 4 किलो चावल जो हमें राशन दे दें और हम उसी में खुश रहें। दैट्स व्हाट इनका जो पर्पस है, सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या हम ये माने कि कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा था, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सारी कार्रवाई हुई, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई अपना डिफेंड करने में, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया? या हम ये माने कि हमारी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो थी वो भी आज के दिन में फेल है,
कोर्ट को समझाने में कि जनाब ये मामला ऐसे है, उसको मिसलीड करके पेश किया गया? देखिए, मैं कोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आपने देखा जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर करण रिजिजू, वो कोर्ट को रोज़ रोज़ किस तरह से थ्रेटन करते हैं, किस तरह से उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं। और कोर्ट के खुद जो है चंद्रचूड़ साहब, उनने खुद कहा कि हमारे जो निचले कोर्ट्स हैं उनको डर लगता है इस वक्त जो है ज़मानत देते हुए। तो अब मैं कोर्ट पे क्या कहूँ कि कोर्ट क्या कर रहा है। तो लीडरशिप को कहाँ पर देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप भी सरेंडर कर चुकी है? क्या करेगी पॉलिटिकल लीडरशिप? आप बाहर नहीं निकलने। आज मैं जाना चाहती थी पार्लियामेंट तक, तो क्या होता है, मैं कोई यूनाइटेड नेशन के ऑफिस जा रही थी, क्या यूएनओ जा रही थी? हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, उन्होंने यूएनओ को लेटर लिखा अपने मसले को लेके, तो हम भी वही करें क्या अब? मैं तो यूएनओ नहीं जा रही थी, मैं तो पार्लियामेंट हाउस जा रही थी, वहाँ बताने के लिए, बैठने के लिए, दर्जा देने के लिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरह बुलडोज़र जम्मू कश्मीर के लोगों के ज़िंदगियों के ऊपर फेरा जा रहा है, किस तरह जम्मू कश्मीर को कंगाल किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान की खंडरातों में तब्दील किया जा रहा है। तो जाने नहीं दिया, ऊपर से पकड़ के कहीं बस में लेके कहीं और ले गए। तो क्या कहीं पर एक पॉइंट पर ये लीडरशिप खड़ी होगी इस मुद्दे पर, जिसको आप इतना कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा है कि आने वाले दिनों में और इसके संगीन नताइज होंगे? लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला साहब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सज्जाद गनी लोन साहब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यूनाइटेड बात तो आप एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक पेज पर आकर कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे नहीं, हैं। ऐसी बात नहीं। मैंने कुछ दिन पहले फारूक साहब से भी गुजारिश की थी कि वो पीएचडी की एक मीटिंग कॉल करें इस मुद्दे के ऊपर, ताकि हम एक जो मिला जुला जो है इकट्ठे एक लाए अमल इख्तियार करें, क्योंकि ये लोगों के जान पे बनाई है। अभी तक तो उन्होंने जितने जुल्म करने थे कर लिए। हमारे बच्चे नौजवान जो हैं जेलों में बंद हैं, बाहर की जेलों में बंद हैं, पकड़ दकड़ का माहौल है, लोगों के पासपोर्ट बंद हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया, घरों को ताले लगाए गए, जमात इस्लामी के नाम पे स्कूल फलायम स्कूल बंद किए गए जो हज़ारों बच्चों को, लाखों बच्चों को अच्छी तालीम देते थे कम फीस के ऊपर। सब कुछ उन्होंने बर्बादी कर दी जो अब तक करनी थी। जितनी भी आज तक रिक्रूटमेंट हुई सब में स्कैम्स। उस आप कोर्ट की बात कर रहे थे, अभी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जो आपने एग्ज़ाम्स लिए थे सब इंस्पेक्टर के, वो उस एजेंसी से लिए थे जो ब्लैक लिस्टेड है। फिर क्या किया लोगों ने, क्या किया ब्यूरोक्रेसी ने? कुछ भी नहीं किया। तो इतनी बर्बादी के बाद अब हमारे सर के ऊपर छत थी, उसको भी ये लोग तोड़ रहे हैं। तो अगर आज भी हम पॉलिटिशियन इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे, इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? तो क्या ये मुमकिन था कि दिल्ली आने से पहले और इस तरीके का एहतजाज करने से पहले आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर जाती, उनसे मुलाकात करती? क्या कोई एक्सपेक्टेशन वहाँ पर है? उनके हाथ में क्या है? एक तो गवर्नर साहब, वो तो ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो तो गवर्नर थे जिन्होंने हमें रात को बोला कि 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 370 को कोई नहीं हटाएगा। तो दूसरे दिन क्या हुआ? ये तो गवर्नर साहब कहते हैं, ये तो वही गवर्नर साहब है जिन्होंने कहा मौलवी उमर फारूक जो है वो बंद नहीं है, वो खुले हैं। और दूसरे दिन आप ही मीडिया के लोग चले गए तो आपने खुद देखा वो बंद थे कि खुले थे। इन्होंने कहा था 4 मरले वाले को छेड़ा नहीं जाएगा, तो अब तो 4 मरले वाले ही चीख रहे हैं। आप रोज़ वीडियोस देखते होंगे किस तरह गरीब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपने देखा पातशाही बाग में वो औरतें कैसे रो रही हैं, महजूर नगर में कैसे रो रहे हैं लोग, कन्यालवन में कैसे लोग रो रहे हैं। तो ये तो हुक्मनामा यहाँ से। क्या मैं ये मानूं कि दिल्ली आने का मकसद ये है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को आज भी ये यकीन है कि दिल्ली से किसी मसले का हल हो सकता है, स्पेशली इस बर्निंग इशू का जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है? यूनाइटेड नेशन तो जा नहीं सकते हम, अभी तो उम्मीद अपने मुल्क से ही है ना। और दूसरी मैं ऑप्शन जिंदा है कि आप यूएन को भी खत लिख सकते हैं। मैं दिल्ली एक मकसद के लिए आई थी। मेरी एक पर्सनल एक फैमिली मेम्बर जो है उनकी तबीयत ख़राब थी, उसको लेके यहाँ आई थी। तो जब यहाँ आए तो देखा पीछे तो और भी ज़्यादा इन्होंने बर्बादी मचा रखी है जम्मू कश्मीर में। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कागज़ दिखाना चाहते हैं लोग, कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। कम से कम नोटिस तो दो, बेचारे अपने घर के बर्तन शर्तन तो जमा करें, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बुलडोज़र चलाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चूँकि मैं यहाँ पर हूँ, अब कहाँ जाएं? पार्लियामेंट हाउस तक जा सकते हैं, वहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। तो वही कोशिश की मैंने, एक छोटी सी कोशिश थी। महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप लगातार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत सिस्टम जो है वो जी बात करने की किसी को इजाज़त नहीं दे रही है, नौजवान डर रहे हैं, वो खौफ के मारे किसी तरीके से अब खामोशी बैठे हैं, और ये खामोशी भी एक रेजिस्टेंस है। और ये इल्ज़ाम आप पर भी है कि जब आप भी दौरे इख्तिदार में थे तब भी नौजवानों की गिरफ्तारियां हो रही थी, हज़ारों की लोगों में PSA तब भी लगे थे। नहीं, हज़ारों की, यही तो मेरा वो तो मुझ पे इल्ज़ाम है बीजेपी का कि ये बड़ी लीनियंट थी। हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे थे, पुलिस स्टेशन जलाए, पत्थर मारे, हमले किए,
मगर बहुत कम लोगों के ख़िलाफ़ मैंने PSA लगाया। बल्कि मैंने तो 12,000 नौजवानों को रिहा किया, 12,000 नौजवानों की FIR वापस लिए। मेरा ऊपर तो इल्ज़ाम यही है कि महबूबा मुफ्ती ने बड़ी नरमी की, जमात इस्लामियों को जेल में नहीं डाला, नौजवानों के ख़िलाफ़ PSA नहीं लगाया। तो ये तो इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। आप पर तो ये भी इल्ज़ाम है कि जो कुछ आज हो रहा है इसके पीछे वो अलायंस है, PDP BJP का अलायंस, जिसने ये रास्ता यहाँ पर खोल दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। PDP BJP अलायंस ने तो हमने तो बचाने की कोशिश की थी, इसी चीज़ से बचाने की कोशिश की थी हमने जम्मू कश्मीर को। हमें मालूम था कि जो BJP है इनके पास 25, 26, 27 मेंबर है, इनके पास एक बहुत बड़ा नंबर है सीट का, ये किसी के साथ भी मिलके यहाँ उद्यम मचाएंगे। तो हमने इनका हाथ रोकने के लिए इनके साथ हाथ मिलाया था और हमने 3 साल तक इनके एजेंडा ऑफ अलायंस पे इनके दस्तखत करवाए कि हम 370 को नहीं छेड़ेंगे, और हमने छेड़ने भी नहीं दिया इनको। ये तो हमारी सरकार टूट गई, बाद में जो इनके दिल में आया वो कर लिया। अब क्या करेंगे, इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है। जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने इनको तकरीबन बहुत सीटें दी। जम्मू में तकरीबन सजाद साहब की 2 अपनी 25 और एक इंडिपेंडेंट 28 सीटें इनके पास भी थी। तो आप कैसे रोक सकते थे इनको सरकार बनाने से? मगर अब मकसद ये था कि सरकार इस तरह इनके साथ बनाई जाए ताकि ये 370 के साथ छेड़छाड़ ना करे। उसमें तो हम कामयाब हो गए 3 साल, हमने तो छेड़खानी करने नहीं दी। अब इनके पास 2019 में ब्रूट मेजॉरिटी आई, इन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया, नाजायज़ इस्तेमाल किया। क्योंकि देखिए, आप 370 नहीं हटा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है जिसको इन्होंने दरकिनार किया। ये तो इन्होंने तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही बुलडोज किया। महबूबा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप 370 की बात करें तो आपकी ही तकरीरें ऐसी हैं जो ये इस बात का इशारा दे रही है कि जनाब 370 का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आपकी जमात उसको वापस लेकर आएगी। क्या रास्ता है आपके पास? जब आपका अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि अदालतें जिस तरीके से चल रही हैं उस पर भी डाउट है, पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरीके का है उस पर भी सवाल है कि शायद इस तरीके का माहौल ही ना बन पाए, तो क्या फॉर्मूला है, कौन सा रास्ता है? स्ट्रगल। यही जो आज हुआ। गांधी जी के पास क्या था, कौन सा रास्ता था? जब मुल्कों में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो आप अपने मसलों का हल कैसे निकालते हैं? ये जो हमारे जो किसान थे उन्होंने कैसे अपने मसले का हल निकाला? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो आपके पास हथियार होता है, डेमोक्रेटिक हथियार होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें स्ट्रगल है, उसमें रिजॉल्व है, उसमें रेजिस्टेंस है कि आपको एग्जिस्ट करने के लिए रेजिस्ट करना पड़ेगा। जो मैं देखती हूँ कश्मीर के लोग, हो सकता है फ़ैरन पहन के हो, उनके हाथ अंदर हो, खामोश हो, मगर फिर भी उन्होंने BJP को टेंटर हुक्स पे रखा हुआ है। डर लगता है इनको, पता नहीं आज क्या करेगा कश्मीरी, इसलिए उसको कभी उसका घर तोड़ो, कभी उसकी दुकान तोड़ो, कभी उसकी नौकरी से निकालो, कभी उसको जेल में डाल दो। तो ये करते रहते हैं उसको उलझा के रखने के लिए, क्योंकि इनको डर है कि कश्मीरी जो है वो नाखुश है, वो खामोश तो है पर खुदा ना खास्ता मरा हुआ नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर की लीडरशिप इस बात से मुत्तफिक है कि हमने जी एक लंबा स्ट्रगल करना है? क्या आपको ऐसे आसार दिख रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट? मैं तो तैयार हूँ। रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर टॉप प्रियोरिटी, क्योंकि जब तक आप कश्मीर के इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये जो हम मुसीबत में बैठे हुए हैं, जो मुसीबत में लगे हुए हैं हम लोग, ये जो खून खराबा हो रहा है, ये जो हमारी बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, ये तब तक ऐसी चलती रहेगी। इसको रोकने के लिए और रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर का मतलब BJP को बाहर रखना नहीं, वो BJP को क्या बाहर रखना, आपको जम्मू कश्मीर के मसले के लिए तो आपको हमसाये से भी बात करनी पड़ेगी। तो BJP को कैसे बाहर रखेंगे आप? यू विल हैव टू टॉक टू योर नेबर्स। और BJP को ये पता होना चाहिए कि डंडे से और बंदूक के बलबूते पे कुछ नहीं होता है। यहाँ तो जो बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने तरीक़ेकार अपनाया था। बांग्लादेश के लोगों का उनका तो मज़हब भी मिलता था पाकिस्तान के साथ, मुसलमान थे सब। तो फिर क्या हुआ? उनका जो हमसाया हमारा मुल्क हिंदुस्तान, उसने उसका फ़ायदा उठाया और अलग कर दिया। तो ये तो ऐसे तो आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं आप उसको गुलाम बना सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि थर्ड फोर्स और भी कहीं से है जो नहीं? चाइना को खुद इन्होंने इन्वॉल्व किया 370 हटाने के बाद। अभी हमारे गरीबों से 5 मरला ज़मीन छीन रहे हैं। चाइना ने तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे हमारा कब्ज़ा किया। हमारी घास चराई उन्होंने आउट ऑफ बाउंड्स बनाई हमारे लिए। हमारे जो लद्दाख के लोग हैं उनके गाय बकरी वहाँ नहीं जा सकते हैं घास चरने के लिए, वो आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया, उसको बफर जोन बना दिया है। उसकी तो बात नहीं करते हैं, मगर हमारे गरीब लोग जो हैं जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, बटंडी में हैं, सुंजवा में हैं, जहाँ भी हैं,
उनको घरों से खदेड़ रहे अच्छा, हैं। ऐसा क्यों? पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे आपकी ब्रीफिंग में देखी, उमर साहब की ब्रीफिंग देखी, या किसी और का भी स्टेटमेंट, वो ये तासुर पैदा करते हैं कि जनाब एंटी मुस्लिम ड्राइव है सिर्फ, बिल्कुल, रेस्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल। जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि जनाब जो कुछ चल रहा है इसमें सब नाम है आप जी, देखिए सबके ना, लिए हो आप रहा है। अभी तक देखिए ना, सुंजवा में मुसलमान, बटंडी में मुसलमान, जो कॉम्प्लेक्सेस थे जो बनाए थे, बड़ी बड़ी दुकानें, मलिक मार्केट मुसलमान, कश्मीर में मुस्लिम। हम हिंदू के खिलाफ नहीं, खुदा ना खासा किसी मेरे हिंदू भाई का भी घर नहीं टूटना चाहिए, मगर ये जो बीजेपी का जो है ना, ये वन नेशन वन रिलीजन एंड वन लैंग्वेज, यानी एक ही मुल्क हो, एक ही मज़हब और एक ही ज़बान हो, उसका ये हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर से शुरू करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है उसको माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं, वहीं से शुरू करना क्या चाहते ऐसा हैं। नहीं लग रहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसा चाह रही है कि ये जो बड़े माफियाज है आप उनको कहीं ना कहीं बैक कर रहे हैं? सबसे बड़ा माफिया तो अडानी है, उसको पकड़े ना, जिसको 45,000 हेक्टेयर ज़मीन दी है 1 रुपए के भाव से, मूंगफली के भाव से दी है उसको। पहले उसको पकड़े ना, उसने तो पूरी दुनिया में हमें जलील करके रखा है, उसने तो सारे बैंक जो लूट के रखे हैं, पहले उसको पकड़े ना। उसके बाद ये जो छोटे छोटे 5 मरले 4 मरले 3 मरले ज़मीन वाले हैं, उनके घरों के पीछे जाएं, पहले अडानी को पकड़े ना। बुलडोजर कोई ऑप्शन है? बुलडोजर देयर इज़ नो ऑप्शन। उमर साहब कह रहे हैं लास्ट ऑप्शन है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ना लास्ट ऑप्शन है ना पहला ऑप्शन है। बुलडोजर दुश्मनों के मुल्क में चलाया जाता है, वो अपने घर में नहीं चलाया जाता, अपने घर वालों को कोई बुलडोजर करता है। अब रोशनी स्कीम है, वो असेंबली ने पास की है, उसके तहत लोगों ने ज़मीन ली हुई है। इससे पहले जो ये जो महाराजा थे उनके वक्त में लोगों की लीज़ है, होटल वालों की लीज़ ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अडानी को देने के लिए पहलगाम और गुलमर्ग उसके हवाले करना चाहते हैं। अप्रहेंशंस क्यों है कि जनाब बाहर से सारे लोग आएंगे? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि बिडिंग होगी तो वो नहीं कैसे करेंगे? जम्मू कश्मीर के लोग तो इतने अमीर नहीं है कि वो उस बिडिंग में, जहाँ अडानी बिडिंग करेगा उसके पास तो सारा हिंदुस्तान का पैसा तो उसी के पास है, तो वहाँ हमारे लोगों का क्या चांस है? तो आपका ये अप्रहेंशन है कि आज जो ये चल रहा है जी, इसके बाद एक बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्री टूरिज्म वाला, जिसमें होटल्स को खाली करवाए जाएंगे और ये सारी चीज़ें ली जाएंगी। क्या आपका इतना ये ही नहीं, इसके apprehension- बाद फॉरेस्ट का है, जो बेचारे ट्राइबल्स को कहते हैं हम जी ये देंगे वो देंगे, ट्राइबल उनको ट्राइबल राइट्स देंगे। इसके बाद जंगलात की ज़मीन का इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, ये तो कहीं रुकने वाली नहीं है। तो इसीलिए तो हमें इकट्ठा होकर ड्राइव इसको विल रोकना कंटिन्यू। पड़ेगा। आपको आपके यहाँ पास ये अप्रहेंशन की जनाब ड्राइव चलती रहेंगी या रुकेंगी नहीं? नहीं, ये नहीं, ये तो अभी तो ये तो जो है इन्होंने लोगों को परेशान करके रखना है। आप कोई एक होटल नहीं देंगे। ये जैसे पहलगाम या गुलमर्ग है, ये एक जिस तरह इन्होंने यहाँ की एयरपोर्ट, यहाँ के रेलवेज़, यहाँ का BSNL, सब LIC सब एक आदमी के हवाले किया, जिसको 609 नंबर से उन्होंने दूसरे नंबर पे बनाया, दुनिया का अमीर तरीन आदमी। तो ये तो ऐसे आदमियों को ढूंढ के उनको हवाले करेंगे, तो इनको तो चाहिए ये अपनी पार्टी के लिए, और क्या है। इनको पार्टी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा मिल रहा है। दे डोंट वांट एनीथिंग, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। नहीं तो जो लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे, इससे पहले की जो सरकार थी 2014 से पहले, उनको इन्होंने फिर BPL के नीचे धकेला, और आज 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री राशन देना पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर में लोग जो हैं वो नंगे आसमान के नीचे नहीं सोते थे, वो लाइन में फ्री राशन के लिए खड़े नहीं होते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कुछ दिया था, अपनी बरकत अता की थी। मगर अब ये जो बीजेपी कर रही है, ये चाहते हैं कि कश्मीर के, जम्मू के लोग जो हैं वो भिखारी बन जाएं, भीख मांगे। अच्छा, अब बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है, जिस तरीके के माहौल में आप बात कर रही हैं, क्या हल है कहीं पर? आपको लग रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे तो आपकी एक तकरीर हुई थी असेंबली के अंदर भी और बाहर भी, आपने मीडिया से बात की, आपने कहा था कि मेरी बड़ी उम्मीद है जी, अगर कोई इस मसले का हल करने वाला है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी है। क्या आज के दिन में आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई उम्मीद है? प्राइम मिनिस्टर साहब से? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात नहीं है। एक आदमी जो उभरता है, ऐसे जो दंगे हो जाते हैं, इतने ख़तरनाक दंगे, उसके बाद वो उभरता है, एक प्राइम मिनिस्टर बनता है एक मुल्क का, उसके बाद एक गोल्डन चांस होता है, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है ये सब प्राइम मिनिस्टर के लिए चैलेंज बन गए हैं। मगर शायद उनके पास इतनी शायद उस वक्त अथॉरिटी नहीं थी, या बीजेपी अपोजिशन में थी, वो करने नहीं देती थी। तो आज तो ये खुद पावर में थे, तो अगर ये चाहते तो अपनी हिस्ट्री में नाम लिखा देते। ये जम्मू कश्मीर के मसले का हल, जिस तरह वाजपेयी ने एक रास्ता खोजा था, जिसमें ना हिंदुस्तान का नुकसान, ना पाकिस्तान का नुकसान, और जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश।
जिसको कहते हैं रास्ते खोलो, डायलॉग करो, बातचीत करो, बाकी चीज़ें करो, अगर ये वो रास्ता इख्तियार करते तो इनसे कोई सवाल नहीं करता। तो बीजेपी की तरफ से तो यही जवाब दिया जाना कि जनाब जो 70 साल में नहीं हुआ वो तो हमने कर दिया, कंप्लीट मर्जर किया, स्टेट को फ्री कर दिया जी, अब वो दो झंडे नहीं है, एक चीज है, अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले लोग पाइप्स में सोते थे, खुले आसमान के नीचे सोते थे, बहुत सारे लोग भीख मांगते थे। अब कश्मीरियों को भी वही इंटीग्रेशन किया, वो भी खुदा ना खास्ता पाइप में सोएंगे, खुले आसमान के नीचे सोएंगे और मुफ्त राशन के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे। दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, लगातार जब हम देखते हैं कि जब हम इकोनॉमिक पहलू को देखते हैं तो भारत की इकोनॉमी एज कम्पेयर टू रेस्ट दाएं बाएं जब हम देखते हैं काफ़ी बेहतर हो, माना जाता है कि लीडरशिप और पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसकी वजह से है। आप कह रहे हैं कि जनाब सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। और आप देखिए ना, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं। आपने यकीन दिलाया था मैं 2 करोड़ जॉब्स दूंगा हर साल, बल्कि आपने लोगों को नौकरियों से ही निकाला। मतलब जॉब्स कम हो गई जब से ये सरकार आई है। आपने आर्मी में 15 साल आप नौकरी करता था इंसान, वो पूरी ज़िंदगी लगाता था कि मैं आर्मी में जाना, आज उसको 4 साल के अग्निवीर बना के आप उसको हथियार दे के सोसाइटी में डाल रहे हैं। कोई विजन ही नहीं इनके पास। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के पास सबसे बड़ी चीज़ थी, विजन था, जिसके वजह आज हमारे पास एम्स हैं, हमारे पास एसेट्स हैं जो उन्होंने बनाए, जो आईटी वगैरह वगैरह, जिसको ये बेच रहे हैं। ये तो आज पूरा मुल्क बेच रहे हैं 2-3 लोगों के हाथ। माइनॉरिटीज़ की बात करें और फिर जम्मू के अंदर जो सिचुएशन उभर रही है कि नौजवान सड़क पर है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट है। इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट है या पॉलिटिकल फेलियर है? देखिए, लोगों का दम घुट रहा है। जब आप किसी के सर के ऊपर से छत छीनेंगे, उसके बच्चों को, बीवी को नंगे आसमान के नीचे लाएंगे, तो क्या करेंगे लोग? उनके पास और क्या चारा है? नौकरी आप दे नहीं सकते, उसमें स्कैम्स होते हैं। इज्जत से आपने हमें जीने नहीं दिया, अब जो हमारे ऊपर छत है वो भी ले रहे हैं, तो नौजवान सड़क पे नहीं आएगा तो क्या करेगा? आप देखिए, जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है इस टाइम में, हर रिक्रूटमेंट में जो है वो घपला है। और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं, पेपर कैंसिल कर देते हैं, फिर दोबारा लेते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। तो नौजवान तो फ्रस्ट्रेटेड है, ये सड़क पे नहीं आएगा तो क्या करेगा? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या क्या है? ये तो टोटल फेलियर है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी जो पॉलिसी है, जो कहते थे 370 ख़त्म करके जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कर लेंगे हम, बिल्कुल उल्टा किया है इन्होंने। बर्बादी कर दी, तबाही कर दी। चीन आज हमारे दरवाजे पे खड़ा है, वो कहता है कि वो पार्टी बना अपने आप को समझता है जम्मू कश्मीर के मसले का। पहले तो खाली पाकिस्तान एक साइड से बोलता था, अब तो चाइना भी है, और ये तो चाइना की बात ही नहीं करते हैं। 21 सोल्जर उन्होंने हमारे मार दिए, और दिन ब दिन वो जो ज़मीन हमारी थी उसको बफर जोन डिक्लेयर करके हमसे और ज़मीनें वो छीन रहे हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आप सदर हैं और पीडीपी लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि जो वीडीजीज बनाए गए दोबारा से, विलेज डिफेंस गार्ड्स, और जिस तरीके से उनको हथियार दिया जा रहा है, अप्रहेंशन आपकी तरफ से ये है कि जनाब ये लॉ एंड ऑर्डर को डिरेल हो सकती है और ये सिचुएशन सही नहीं है जी, जिस तरीके से हथियार बांटे जा रहे हैं। जवाब बीजेपी की तरफ से ये है कि ये पहले भी था, हमने तो सिर्फ नाम बदला है, बाकी तो काम वही है। पहले की बात नहीं है। पहले फिर वो क्यों कहते हैं सिचुएशन ठीक हो गई है जम्मू कश्मीर में? बीजेपी क्लेम करती है ना जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, सब ठीक हो गए हैं। अगर सब ठीक हो गया, हालात सामान्य हो गए हैं, तो फिर वीडीसी को क्यों बंदूक दे रहे हो? क्यों कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे हो? क्यों हथियार दे रहे हो सब लोगों के हाथों में? ये तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना। एक तरफ से कहते हैं सब हालात ठीक हुए, दूसरी तरफ से वीडीसी को उसी तरह आम करते हैं जिस तरह आज से 25 साल पहले जब मिलिटेंसी पीक पे थी। तो मेरा ये है कि ये कश्मीर का मसला कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई बंदूक का मसला नहीं है कि आपने 10 बंदूकें आज लाई, कल 50 लाओगे तो मसला हल होगा। ये इंसानी मसला है, इसको इंसानियत के दायरे में रह के एड्रेस करने की ज़रूरत है, हल करने की ज़रूरत है, पर वो इस तरह नहीं चलेगा, बुलडोज़र से नहीं होगा। अच्छा, आप की पार्टी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तो ये इल्ज़ाम है कि जनाब जिस तरीके का माहौल 2019 से पहला पैदा किया गया था कि अगर इंटीग्रेशन इस तरीके का हुआ, हमारा झंडा चला गया, आइन चला गया, तो जनाब बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ होंगी। आज तो हर जगह तिरंगे हैं जी, अब तो प्रोटेस्ट में भी कल से देख रहे हैं कि तिरंगा लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये तो जनाब माइंड सेट हमने चेंज कर दिया, ये तो बड़ी कामयाबी है। सबसे पहला तिरंगा किसने फैलाया जम्मू कश्मीर में? कश्मीर की वादी लाल चौक में जवाहरलाल नेहरू ने, और वहाँ लाखों लोग तालियां बजा रहे थे। और उस वक्त उन्होंने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि मैं न सिर्फ आपको बाहर के एग्रेशन से बचाऊंगा, बल्कि आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपका मज़हब है, जो आपका कल्चर है, उसको भी सेफ गार्ड करूँगा। आज कहाँ हैं वो सेफ गार्ड्स? अब जम्मू कश्मीर के लोग झंडा उठाएं नहीं उठाएं वो दूसरे पे, मुझे बताइए वो सेफ गार्ड्स कहाँ हैं?
वो जो उन्होंने कहा था कि मैं एक शो विंडो बनाऊंगा जम्मू कश्मीर को, उसको तो बर्बाद कर दिया, उस पर तो बुलडोज़र चला दिया बीजेपी ने। तो ये झंडा उठाएं, यहाँ तो झंडा बीजेपी वालों ने रेपिस्ट के हक़ में भी उठाया जम्मू में, कठुआ में। आपको याद नहीं है जब वो रेपिस्ट थे जिन्होंने उस बच्ची के साथ गलत किया, उसके बाद उसके सपोर्ट में उनकी वो तिरंगा उठा के चले गए, तो उसका मतलब वो अच्छा किया उन्होंने, तिरंगा लेके वो चले गए। तो ये तिरंगे की कहानी मत सुनाइए आप। चलिए अब ज़रा भारत जोड़ो यात्रा पर भी आऊँगा, क्योंकि आप काफ़ी ऑप्टिमिस्ट दिखे हो, काफ़ी आपको उम्मीद लगी, और आपके चेहरा और आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप चल रहे थे तो वो काफ़ी पुरुम्मीद थी। क्या था वो? क्या करेंगे ऐसे इस मुसीबत वक्त के वक्त में, जब कोई बात ही नहीं कर पाता, जो बात करता है तो उसके पास ईडी पहुंच जाती है, उसके ऊपर खिलाफ यूएपीए लग जाता है। तो ऐसे में एक शख्स निकल रहा है, वो बात कर रहा है, वो जम के बात कर रहा है। कल भी पार्लियामेंट में उसने जम के बात की, मतलब पैर ठहरा के उसने बात की। कोई तो है जो बोल रहा है, हु इज़ कॉलिंग अ स्पेड। तो ऐसे में अगर आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये तो हिंदुस्तान को, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। बुनियादी एजेंडा कश्मीर वाला कहां पर, जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उसके लिए तो हम लड़ेंगे कि ये तो मेरा बुनियादी मौकफ है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर बात करो। बिल्कुल, कांग्रेस का बुनियादी मौकफ क्या है वो तो सबके सामने है। नहीं, उन्होंने तो नाम तक नहीं लिया। नहीं, देखिए, यू कैन एग्री टू डिसएग्री, क्योंकि अब डेमोक्रेसी में है, आपके सबके ख्यालात नहीं मिल सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको अपने ख्यालात अलग रखने पड़ेंगे और उनको अपने ख्याल अलग रखने। स्ट्रगल तो हमने अकेले जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना है मसले कश्मीर हल के लिए। उसके लिए हम किसी से अभी कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। हाँ, जब कभी राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब देखा जाएगा, तब उनको हम डिमांड करेंगे कि हमें क्या चाहिए। मगर अभी तो उनके साथ खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होगा तो फिर आपके राइट्स, हमारे तो राइट्स ख़त्म कर दिए जम्मू कश्मीर के लोगों के। इन्होंने रखा क्या है? हम बात नहीं कर सकते हो, आप जेल में डाल देते हैं। पीएस अभी आपके कितने जर्नलिस्ट बंद हैं बेचारे, कितने जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद हैं। तो वहाँ तो बिल्कुल आपने, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो वेदर आई शुड से, वो वायर का, इसका अरफा खानम का वो इंटरव्यू देखना चाहिए कि किस तरह लोग बेदिल हो गए हैं, किस तरह लोग घबराए हुए हैं। और वो भी देखिए, वो बेचारा, वो दूसरा कोई मैंने देखा था, वो सर अपना मुंह ढांप के फिर वो एंटी एनक्रोचमेंट के बारे में बात, इतना खौफ है वहाँ पर। तो ये कौन सी ज़िंदगी है? अल्टीमेट हल कहाँ पर आपको नज़र आता है? नहीं, इसमें तो रीच आउट करना है लोगों को, इसमें तो बातचीत करनी है, लोगों के साथ बातचीत करनी है। एक मैंने कहा ना, इंसानियत का मसला है। जो होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर में, जम्मू में आकर कह चुके हैं कि हम जी आवाम से बात कर रहे हैं, नौजवानों से बात कर रहे हैं ना, बात 2-4 घरों से हम बात नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी को छोड़ दिया, हम बाकी लोगों से बात नहीं, बहुत बात कर रहे हैं ना, अभी तो कर रहे हैं, बुलडोजर के जरिए बात कर रहे हैं ना, इस वक्त कर रहे हैं ना बात, बुलडोजर के जरिए बात करें, पीएसए के जरिए बात करें, यूएपीए के जरिए बात करें, ईडी के जरिए बात करें। जो हमारे बिजनेसमैन, उनकी कमर तोड़ दी ईडी के छापे मार मार के, एनआईए के छापे मार मार के। हमारी इकोनॉमी को ये ऑनस्लॉट है, उसी को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे सेब इस साल 1.5 महीना चले नहीं गए दिल्ली, उनको रोके रखा गया, क्योंकि शायद अडानी साहब का कोई मामला था, उसमें भी उनके जो फ्रूट वगैरह का कोई मसला था। तो ये तो हमारी इकोनॉमी, सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। तो कौन सी बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बुलडोज़र से इसको जम्मू कश्मीर के लोगों की दूरी नाप रहे हैं, उस दूरी को बुलडोज़र से ख़त्म कर रहे हैं। ये तो सही है बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारे साथ बात कर रही थी और मौजूदा हालात किस तरीके के हैं और क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात हो रही थी। उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। बने रहेगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।